नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं अब की बार किसका बिहार। और आज हम खास बात करने वाले हैं लालू प्रसाद यादव की। जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार की राजनीति में रहेगा लालू, ये भी बातें कही गई। लेकिन 30 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव नदारद होंगे, गायब होंगे, गैर मौजूद होंगे, क्योंकि वो रांची जेल में मौजूद हैं। आज उन्हें चाईबासा मामले में जमानत तो मिल गई, लेकिन दुमका मामले में अभी भी उन्हें जमानत नहीं मिली है। आरजेडी आशान्वित थी, उम्मीद लगाए बैठी थी, होपिंग अगेंस्ट होप, कि लालू यादव को जमानत मिल जाएगी और लालू यादव प्रचार में उतर पाएंगे। और लालू प्रसाद यादव एक करिश्माई नेता है। जो वो बोलते हैं और जिस अंदाज में, बहुत से लोग दिल्ली में बैठे, हम दिल्ली में बैठे ये शो कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं, बड़ा मस्खरा अंदाज है। मस्खरा नहीं, उनका एक बहुत ही शार्प और श्रूड पॉलिटिकल माइंड भी है। रैली में नब्ज पकड़ते हैं, जनता की तालियां बटोरते हैं, और बंद कमरे में राजनीतिक रणनीति बनाने में भी वो बहुत माहिर हैं। तो लालू का चुनाव में गैर मौजूद होना क्या आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए नुकसान होगा? आप कहेंगे अरे ये तो गिवन है, नुकसान होगा। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, तेजस्वी कई दिनों से पोस्टर्स जो लगा रहे हैं उसमें सिर्फ अपनी तस्वीर लगा रहे हैं, युवा बिहार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। लालू प्रसाद यादव उसमें नहीं है, क्योंकि जंगल राज पर जो इल्जाम लगते हैं और उस पर जो राजनीति नीतीश कुमार बीजेपी करते हैं, उससे भी तेजस्वी बचना चाहते हैं। तो फायदा है, नुकसान है आरजेडी को लालू प्रसाद यादव का मौजूद ना होना। इस पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता और पत्रकार रह चुके हैं फैजल अली, राजीव रंजन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, अंशुल अभिजीत हैं, कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में है, उनके प्रवक्ता हैं, और अरविंद कुमार बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और हमेशा की तरह मेरे सहयोगी सुकेश रंजन यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। तो फैजल, लालू प्रसाद यादव का ना होना आपके फायदे में है, नुकसान में है? भारतीय राजनीति का वह स्तंभ है जिसका नहीं रहना उसके दल के साथ साथ पूरी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आप जानते हैं, जब से लालू प्रसाद यादव जी राजनीति में आए, उन्होंने राजनीति को एक नई दिशा और दशा दी है। इसको जो उनके विरोधी हैं वो भी इस बात को मानते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह की परिस्थिति बनी है उसमें लालू प्रसाद यादव जी अभी हम लोगों के समक्ष मौजूद नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनसे सीखे हुए लोग हम लोगों के बीच में हैं। और जब यदा कदा हम लोगों को जरूरत पड़ती है तो उनसे दिशा निर्देश लिया जाता है। जाहिर सी बात है संदीप जी, आपने भी पत्रकारिता में पूरा दौर देखा है, लालू प्रसाद यादव का उदय और उसके बाद जिस तरह से उनका ह्रास हुआ है वो भी आपने देखा है। लेकिन आज भी बिहार की राजनीति की जो धुरी है वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के, पर लालू प्रसाद यादव से तो पल्ला खुद तेजस्वी उनके बेटे झाड़ते दिख रहे हैं। पोस्टर्स में अकेले तेजस्वी हैं। बैगेज है क्या ये? जंगल राज का बैगेज नहीं ढोना चाहते तेजस्वी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि जो लालू प्रसाद यादव जी का जो दौर था उसमें हम लोगों ने गरीबों को स्वर्ग भले ना दिया हो, स्वर्ग जरूर दिया है। और जब तेजस्वी जी का युग आ रहा है, तेजस्वी जी का दौर आ रहा है, तो उसमें हम लोग पहले सामाजिक समानता की बात करते थे, उसमें अब आर्थिक समानता की, रोजगार की समानता की और दूसरी समानताओं का दौर हम लोग उसमें जोड़ना चाहते हैं। तो इसमें कहीं से ये नहीं है कि लालू प्रसाद यादव को गौन किया जा रहा है या मौन किया जा रहा है। सीधी सी बात यह कि एक युवा नेतृत्व हमारे सामने है और उस युवा नेतृत्व ने अपनी जो सोच है, अपना जो विजन है, उसको सामने रखा है। पर लालू का करिश्मा नहीं है ना, ये बात मानेंगे? तेजस्वी में लालू वाला वो करिश्मा नहीं है। वो लोगों के बीच जाकर मंत्र मुग्ध कर देना लोगों को, और बंद कमरे में जो बिहार की अंदर की राजनीति में कहां क्या कदम उठाना है, किस वक्त उठाना है, वो परिपक्वता और वो करिश्मा तेजस्वी में है क्या?
देखिए, जाहिर सी बात है कि जो परिपक्वता और जो इंस्टेंट कांटेक्ट की बात करते हैं या कनेक्ट की बात करते हैं मासेस से, वो लालू प्रसाद यादव के जैसा बहुत कम ही इक्के दुक्के नेताओं में होगा। वो उसमें एकदम विलक्षण प्रतिभा है लालू जी की, कि तुरंत इंस्टेंट जो अपना वोटर उनका है उससे वो कनेक्ट हो जाते हैं। वो प्रतिभा बहुत सारे लोगों में नहीं है। लेकिन जहां तक तेजस्वी यादव जी का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले लोकसभा चुनाव से जब से मैं एक्टिव राजनीति में आया हूं, अपने संसदीय क्षेत्र में भी देखा, और जहां जहां मैं उनके साथ प्रचार में गया हूं, मैंने देखा है कि उसी तरह की चीज उनमें भी है। जाहिर सी बात है, युवा हैं, अभी आयु वो नहीं है, अभी वो तजुर्बा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये आप मान लीजिए कि उनका भी जो बात करने का अंदाज है वो, और जो स्पीचेस देते हैं, जो बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को लुभाते हैं। और यही कारण है कि उनके नेतृत्व को भी पूरे बिहार ने स्वीकारा है। राजद के सभी बड़े छोटे नए पुराने सारे लोगों ने स्वीकारा है। अब लालू प्रसाद यादव वाले जो करिश्मा की बात है, तो वो तो बहुत ही विलक्षण है। लेकिन बहुत ही कहीं विलक्षण से है। भी सुकेश, तेजस्वी प्रसाद यादव कम आप लालू प्रसाद यादव को बहुत नज़दीकी से जानते हैं, तो लालू प्रसाद यादव का ना होना ये आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगा क्या? आरजेडी उन्हें मिस करेगी, या दरअसल एक बूंद की तरह भी साबित हो गया है आरजेडी के लिए कि वो आगे बढ़ने की बात करेंगे और लालू के जेल में होने का एक इमोशनल फैक्टर, एक इमोटिव फैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं तेजस्वी? देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं और आपके साथ बातचीत में भी कर चुका हूं कि लालू यादव अपनी पार्टी के स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ तो आपने बताई कि उनके ऐसा कम्युनिकेटर कम आदमी है, वो अपने मासेस से कनेक्ट जैसे करते हैं, वो तेजस्वी को सीखने में अभी वर्षों लगेंगे। थोड़ा उनको समझने के लिए पहले जाना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं बने। 1992 में जाइए, वो मसीहा ऑफ मुस्लिम्स, उन्होंने वहां से अपनी राजनीति शुरू की जब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया समस्तीपुर में। और उन्होंने बाद में ये अपने ऊपर लिया, चूंकि वो सीएम थे, तो नेचुरली क्रेडिट उनको गया। बहुत लोगों ने कहा, आज ही रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ है कल, और रामविलास पासवान जी कहा करते थे कि दरअसल वीपी सिंह ने उनको कहा, वो शेकी थे, वो घबराए हुए थे, सत्ता भी जाएगी। याद करिए, उस समय दोनों दल मिलकर सत्ता में थे, लेकिन लालू यादव ने उसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया। वो मसीहा ऑफ मुस्लिम्स बन गए। तो एक बड़ा वोट बैंक वो लालू यादव के पास, हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बने। नहीं, पहले तो वो पहले मुस्लिम, फिर यादव भी। उसके बाद जो यादव के नेता, वो यादवों के नेता उस समय तक नहीं बने थे, सीएम बन चुके थे, और उसके बाद यादव उनके साथ रैली करने लगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने एक ऐसा वो कॉम्बिनेशन बनाया, एमवाई फैक्टर, जो बिहार की राजनीति में बहुत दिनों तक चला। और उसके बाद उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी कि जिन्होंने वॉइसलेस को वॉइस दिया। तो बहुत समय लगा लालू यादव को बनने में। अब आप कहेंगे नुकसान या फायदा, जो आपने पूछा। देखिए, लालू यादव हो ना हो, राजीव रंजन जी की पार्टी है, बीजेपी है, वो लालू यादव का भय दिखाती है, वो डर दिखाती है। लालू यादव का न रहना इससे आरजेडी को वो मुक्त नहीं करता। आरजेडी मतलब लालू यादव, आरजेडी का शासन मतलब लालू यादव का शासन। लालू यादव का शासन नहीं तो उनके जो वारिस हैं, अब वो भी टेंटेड हैं। उन्होंने राजनीति में अभी कदम नहीं रखा, उन पर भ्रष्टाचार के छींटे लगे हैं। वजह कहीं चाहे और भी रही हो, लेकिन उसको इस तरीके से पेंट किया गया कि दरअसल हमको मैंडेट करप्शन को बढ़ावा देने के लिए नहीं मिला था। नहीं, वो 56 घोटाले चाहे नीतीश कुमार के राज में भी हो गए, सृजन घोटाला हो गया, उस पर तफ्तीश नहीं होगी। पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात है। हाँ। तो इसमें बीजेपी और जेडीयू को मास्टरी हासिल है। वो वहां की जनता जो 15 साल में, और ये बात सही है कि जंगल राज कहा गया उसको, तो उस जंगल राज का इस्तेमाल आज तक होता है। लालू यादव का भय दिखाया जाता है, उनकी तस्वीर दिखाई जाती है कि अगर आप नीतीश कुमार को, इसको एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म बनाया गया है। मैं बार बार कहता हूं, आजकल ये न्यू नॉर्मल है कि एक व्यक्ति को नायक के तौर पे चुनिए और उसके सामने किसी को खड़ा करने की कोशिश करिए कि अगर ये नहीं है तो कौन है। तो नीतीश कुमार ने 15 सालों में गवर्नेंस को अपनी यूएसपी बनाई, और एक सिर्फ वो भी, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया है, उन्होंने नॉन यादव ओबीसी को कार्व आउट करके एक ईबीसी, एक ऐसा वर्ग बनाया। कोई ऐसे नहीं नीतीश कुमार को बीजेपी भी हाथों हाथ लेती है और आरजेडी को भी अपने साथ लेना पड़ा। उन्होंने अपने लिए एक ग्राउंड
बना लिया है, तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार अब प्ले में आते हैं और खुद खड़े होकर सामने वाले को दिखाते हैं कि मेरे सामने। और इस बार शायद मेरे दिखाने सामने के कौन लिए है? ज्यादा नहीं है। तीसरी टर्म में वो सुशासन बाबू की छवि हल्की हल्की अब धूमिल सी होने नहीं, वो लगी है है। थर्ड तो टर्म एक सेंस ऑफ इनर्शिया वो तो क्रीपिंग वो कर गया है, इसमें जंगल कोई राज डाउट को नहीं है। फिर से इन्वोक करने के लिए आमादा दिखेंगे। 2010 में भी किया गया था ये। हाँ। ये देखिए चुनाव के वक्त ये चीजें जिन की तरह बाहर आती है और उस 15 साल का भय दिखाया जाता है कि अगर हम नहीं आएंगे तो आप वो शासन चाहते हैं। तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहता है कि हमें वो शासन नहीं चाहिए। पर राजीव रंजन, लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, चुनावी मैदान में दिखेंगे नहीं, तो वो लालू पर, जंगल राज पर जो आप प्रहार करने की आपकी रणनीति रहती है, इस बार तो वो रणनीति नहीं कर पाएंगे आप। अख्तियार, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो पहले भी संदीप जी पॉजिटिव एजेंडे पर ही काम करते हैं। जब भी हमारी बात होती है बिहार के डिस्कोर्स पे, कभी जीडीपी की बात नहीं होती, बिहार में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात नहीं होती, बिहार में रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बने, यहाँ फिनेंशियल डिसिप्लिन हो, फिस्कल प्रूडेंस की बात, इन बातों पर बिहार में कभी विमर्श नहीं होता। नहीं होता है, उस विमर्श दौर क्यों में नहीं जो होता? कुछ होता था होता है ना। एक मिनट राजीव रंजन, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। वो चुनावी रैली, ध्यान है, तब आपके साथ नहीं थे नरेंद्र मोदी, इसलिए आप भूल जाते हैं उस अध्याय को। कितने दूं? 50,000, 60,000, 80,000, 85,000, करोड़ 1.25 भूल गया। लाख करोड़। करोड़ ही भूल गया। जी, मैं आ रहा हूं ना, 1.25 लाख करोड़। स्पोक्स पर्सन को हाँ, वो तो दिए गए थे। काफी धैर्य पूर्वक सुना है। हाँ, और मुझे अपने सवालों का, आपने कुछ सवाल पूछे हैं, उनका वो जवाब थोड़ा मैं टेढ़ा दे देता पूछ हूं, लिया तब सवाल। अगले सवाल पर बात कीजिएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि क्या बिहार में 2006 के पहले जिन सवालों को लेकर हम बात करते हैं, कभी यहाँ सीडी रेशियो को लेकर के, कभी पर कैपिटा इनकम को लेकर के, कभी सेंटर के बिहार को लेकर के जो रवैये को लेकर के, ट्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी को लेकर के कभी बात नहीं हुई। ये डिस्कोर्स एक पॉजिटिविटी के साथ अगर बदला बिहार का, तो इसलिए कि एक विजनरी लीडर बिहार को मिला नीतीश कुमार जी के रूप में। और जब भी बिहार को कंपेयर करेंगे देश के अलग राज्यों में, तो 58 साल उसके पहले का बिहार कहां था, और बिहार को हर 5 ईयर प्लान में आप चले जाइए, आप कंपैरेटिव आप जो डेटा है उसको देख लीजिएगा। ऐसे फार्मूले बराबर बनाए गए जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा हो तो उसका डिसएडवांटेज हो, और कहीं वो बोलते हैं सॉलिड और कहीं लिक्विड गैस, तो सेस और रॉयल्टी के पैमाने अलग हो जाएंगे, क्रूड ऑयल के लिए अलग और बिहार के माइंस एंड मिनरल्स के लिए अलग। तो एक पूरी तरह से फ्रेट इक्वलाइजेशन बिहार के इंडस्ट्री को रोकने के लिए किया गया। आपको पता है ना राजीव रंजन, जो आर्थिक डेटा, इकोनॉमिक डेटा होता है मेरा अमूमन मुकम्मल होता है, मेरे पास जानकारी रहती है। मैं अभी आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मैंने इसीलिए ये 1.25 लाख करोड़ की, एक मिनट सुनिए तो राजीव रंजन, सुनिए ना, आप ही से मुखातिब हूं, सुनिए तो 1.25 लाख करोड़ की मैंने बात की। आपने विशेष दर्जे की बात की। विशेष दर्जे की मांग कितने सालों से उठाई जा रही है? डबल इंजन सरकार है, विशेष दर्जा आपको मिल गया। विशेष दर्जे की तो बात छोड़िए, एक मिनट सुनिए ना, आप पूरी बात नहीं सुन रहे। अब आप पूरी बात नहीं सुन रहे, पूरी बात नहीं सुन रहे, पूरी बात नहीं सुन रहे। अभी मैं सवाल पर अटका हुआ हूं, पूरी बात तो सुनिए। मैं वही आपको कह रहा हूं, ये सवाल भी कल विमर्श में नहीं थे, और आज हम बोलते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन की वजहों को ढूंढिए, और तो विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन हैं सुशील मोदी, आपके मुख्यमंत्री सुशील मोदी क्या कहते हैं? तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, पैसे मिल गए। 76% रेवेन्यू आपका केंद्र से आता है, मिल गए पैसे, डबल इंजन की सरकार है। अब मुझे पूरी बात कर लेने देंगे? हाँ प्लीज। जीएसटी कलेक्शन को लेकर के हम सबों की ये पीड़ा है कि सेंटर के भी खजाने में पैसा नहीं था, और इसीलिए कई ऐसे वैकल्पिक रास्ते बताए गए जिससे आप निधि का आप विड्रॉल करिए, फंड आप निकाल करके आप तब तक इस प्रलय या विकट परिस्थिति में राज्यों को संभाल पाइए, इसलिए कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल वक्त है। हम अपने तरीके से अपनी बातें रखते रहे हैं, लेकिन बिहार में उसकी वजह से कोई काम रुका नहीं।
अच्छा, रुका दोनों नहीं है, कोरोना पैसे के हैं आपके संकट को पास, लेकर के सवाल खड़े कर पैसे रहे हैं, थे। कोई काम नहीं आज रुका। देश में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर जो टेस्ट हुए हैं वो बिहार है। सबसे ज्यादा आज रिकवरी रेट बिहार का बेहतर है, नेशनल एवरेज से 10% ज्यादा बेहतर है। बदइंतजामी का आरोप बिहार पर लगेगा। केवल नीतीश कुमार अगर मीडिया फ्रेंडली नहीं है तो नीतीश कुमार के खिलाफ ये बातें कही जाएंगी। आप हल्के से टेस्टिंग पर ले गए, अभी पूरे विकास की बात हो रही थी, मैं पूछने लगूं कितने अस्पताल बने, वो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। आप नहीं ढूंढते हैं जो विरासत में लालू जी और उनके पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों ने बिहार पर थोपा। हाँ, तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। 15 साल जैसे अंशुल बहुत कम वक्त होता है कि उससे पिछले 15 साल में ऐसी गर्त में डाल दिया गया बिहार की अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाया। तो लालू का साया तो इस चुनाव पर भी साफ दिख रहा है अंशुल। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, बिहार ने एक बहुत बड़े नेता को हमारे बीच में आज नहीं रहे, और सामाजिक न्याय की लड़ाई वो हमेशा लड़ते आए थे। जैसे लालू जी जिस तरह से इंसानों के कतार में जो सबसे पीछे है उनके लिए लड़ते थे, उनकी वकालत करते थे, तो जाहिर है उनकी कमी तो महसूस हो ही रही है इस चुनाव में। एक तरह से आरजेडी के जो वर्कर हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए एक व्यक्ति ही नहीं, एक इदारा थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, और महसूस तो हम कर रहे हैं, महागठबंधन भी महसूस कर रहा है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आरजेडी में भी कांग्रेस भी है, और ये सरकार ऐसी सरकार है, यहाँ पर जेडीयू और एनडीए की इस तरह की सरकार है जो बिहार को जुल्मतों के दौर की तरफ ले गई है। 1 साल से तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। और मैं कहां से शुरुआत करूं, मैं लगता है मुझे पटना के पटना जो महासमुद्र बन गया वहां से शुरुआत करनी चाहिए थी, जब कादम कुआं और राजेंद्र नगर जैसी कॉलोनी में नाव दिखने लगी कई दशकों के बाद। ऐसे लोग कहते हैं 75-73 में नाव दिखा करते थे, तो अब वैसी दिखने लगी, और वहां से बढ़ता गया। जो कोरोना के बाद तो क्या हालत थी बिहार की। और मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, मैं आंकड़ों की भी बात करूंगा। आप आंकड़ों की बात नहीं करना चाहते ना संदीप जी, एक आंकड़ा को मैं जरूर लाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं। एक हादसा हुआ कुछ महीने पहले बिहार में, आप जानते होंगे कि एक पुल बह गया, गंडक में विलीन हो गया वो पुल। गोपालगंज में एक पुल बना था, उसी वक्त कई हजार कई करोड़ का पुल वो बना था, और वहां के पीडब्ल्यूडी मंत्री का बयान आया कि प्राकृतिक आपदा है भाई ऐसा तो होता रहता है। तो जैसे ऐसे बयान आए तो ये तो बिहार की जो मानसिकता है, सरकार की जो मानसिकता है, उनके जो ख्यालात हैं, उनकी जो नीति है, उसको तो अच्छी तरह दर्शाता है। और आंकड़े की बात कर रहे थे आप, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे, माननीय प्रवक्ता यहां पर सब दलों के बैठे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 20 जून को प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू की खगड़िया से। आपको याद होगा, आपने शायद प्रोग्राम भी किया होगा, आप बार बार उस समय प्रोग्राम कर रहे थे। रोजगार योजना खगड़िया से शुरू की, 50,000 करोड़ की वो योजना थी कि रोजगार दिलाएंगे लोगों के हुनर पर, उनकी काबिलियत पे, जो श्रमिक वापस आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो सूची कहां है, किस को रोजगार मिला है आज नहीं, तक? उसमें से 22,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए, फिर कहा ऐसा लगा कि अब रोजगार देने की जरूरत नहीं, 28,000 करोड़ वो कभी खर्च ही नहीं हो पाए। पर हम लालू की बात कर रहे हैं अंशुल, लालू प्रसाद यादव का ना होना आपके लिए तो फायदेमंद हो गया ना। लालू होते आपको 70 सीट मिलती। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। 1 मिनट राजीव बाबू, अंशुल स्क्रीन पर। मीसा भारती जी राज्यसभा में है। क्यों नहीं मिलती? देखिए, एक झुकाव होता है जब से लालू प्रसाद जी, आरजेडी और कांग्रेस का एक तरफ से एक झुकाव है, जब से लालू प्रसाद जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। आप जानते हैं समस्तीपुर की बात हुई, उसके बाद एक गठबंधन में कमजोरियां भी आई, ऐसी बात नहीं है। 2009 में मत भूलिएगा कि कांग्रेस ने यह फैसला किया वो चुनाव अलग लड़ेंगे, 2011 में भी वो अलग लड़े, ये बात नहीं है। पर इस बार भी ऐसा लग रहा है हम साथ हैं, बिल्कुल ये एक कोर शक्ति है। हाँ, महागठबंधन में कुछ लोग हमारे साथ अब नहीं रहे, वो भी आप जानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने ये फैसला किया कि हम चुनाव साथ लड़ेंगे, दोनों कंधा कंधा मिला के लड़ेंगे। हाँ, उनकी सीट बहुत ज्यादा है, डबल है उसमें, लेकिन 70 सीट आना था, हमने ऐसा दावा किया था और हमारे पास आई। आप ये क्यों कह सकते हैं कि जब लालू होते तो ऐसा नहीं होता? आप लगते हैं कि ऐसा लगता है कि लालू जी का आशीर्वाद अभी राजद पे नहीं है, ये आप कह रहे हैं।
आप कि वो आशीर्वाद अगर की बात कर रहे हैं, उधर अभी बैठे परिवारवाद हुए का रांची मुद्दा भी में- उठा रहे हैं वहां पर राजीव रंजन, उस पर मैं आता हूं। लेकिन अरविंद कुमार, लालू प्रसाद यादव का ना होना ये आपके गठबंधन के लिए फायदेमंद है? अभी तो मैं आरजेडी की बात पूछ रहा था, उनके लिए नफा है कि नुकसान है? देखिए, मेरे लिए ना नफ़ा है ना, मैं सारी तथ्यों को सुन रहा था, सारी बातों को मैं सुन रहा था, और मैं एक लगता है कि हम जो प्रवक्ता लोग हैं विभिन्न पार्टियों के, आत्ममंथन करनी चाहिए। अगर बिल्कुल अंधभक्त होकर सिर्फ आपके सामने अपनी बातों को, अपनी पार्टी के प्रशंसा करें, तो हमें लगता है कि यह स्वस्थ अरविंद बाबू, बीजेपी का मानसिकता का प्रवक्ता discussion अंधभक्त नहीं शब्द होगा। इस्तेमाल कर रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। जी नहीं, मैं अपने आप को भी मैं उस दायरे में रखता हूं। लेकिन मैं एक चीज संदीप जी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दो टुक बातें मैं कहना चाहूंगा जो मुझे लगता है। हमें इतने तारीफ लालू जी की कर रहे थे। देखिए, लालू जी अपने राजनीतिक कैरियर में सफल व्यक्ति रहे, इसमें कोई शक नहीं, मैं इस पर कोई विभेद मेरे अंदर कोई मतभेद नहीं है। लेकिन बिहार में सत्ता प्राप्ति 80 के बाद सत्ता प्राप्ति के कौन से साधन रहे? क्या रोजगार के साधन रहे? हमारे बंधु जवाब दे देंगे मेरे बात। क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई? क्या लॉ एंड ऑर्डर में डेवलपमेंट हुई? क्या बच्चों का रोजगार मिला? क्या नई कोई कारखाने, कल कारखाने सारे बंद हो गए? ये उनका अचीवमेंट था। 80 के दशक याद किया जाएगा। बिहार ही नहीं, उस दिन का जन्मा हुआ बच्चा आज वोट देने के लायक हो गया है। आज वो वोट देने के लिए 18 साल की उम्र कंप्लीट कर चुका है। बचपन की उसकी याद, माँ बाप से कहानियां सुनकर उसकी यादें ताज़ा होगी कि कितनी नरसंहार, लाशों का मुआवजा जाति देख कर तय होता था। ये इनकी सरकार थी। हम कहते हैं कि तो बिहार 15 एक साल तो उन्नत आपकी बिहार था। सरकार है, अपने 13 समय साल में आप बिहार भी में क्या नहीं उसमें था? साझीदार रहे हैं अरविंद बाबू। 15 साल। एक मिनट मुझे बताइए, सुकेश रंजन यहाँ बैठे हैं। हाँ, सुकेश भी बिहार से आते हैं। आज की तारीख में भी बिहार में 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाती है। बिहार में कितने लोग बिहार में ग्रेजुएट करके वहीं पे नौकरी करना चाहते हैं? वो क्यों दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु वहां क्यों जा रहे हैं? 15 साल से तो आप हैं, 13 साल उसमें आपके भी हैं। आप संदीप जी, हमें एक चीज बताइए। जो बिहार था और बिहार को 15 साल में 40 साल पीछे ले जाकर किनकी सरकार ने छोड़ी थी? लालू यादव की सरकार ने। एक एक घर में अनाज नहीं आते थे। भोजपुर, आरा और आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आज भी बिहार का युवा बिहार से बाहर निकलकर नौकरी खोजता है ना। ग्रेजुएशन के लिए भी नंबर मिल जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आएगा, मुंबई यूनिवर्सिटी जाएगा। नहीं, उससे संदीप जी मैं कहना चाहूंगा कि उससे बिहार बाहर निकला है। आज बिहार की सड़कें हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली की व्यवस्था हो, विकास के क्या, आप अगर रोजगार स्वयं करना चाहेंगे घर में तो क्या चाहिए? सड़कें सबसे पहली चीज है, बिजली सबसे दूसरी चीज है, और लॉ एंड ऑर्डर। अगर ये 3 चीज में सुधार होगा तो मेरा यह विश्वास है, ये आरजेडी की देन नहीं है। आज भी रूह कांप जाती है। लालू जी अगर आज रहेंगे, खुशी किनको होगी? मैं 15 साल की बात कर रहा हूं। आप हमेशा अतीत, सबने हिस्ट्री ऑनर्स कर लिया है क्या अरविंद बाबू? सबने हिस्ट्री ऑनर्स कर लिया है। नहीं, करंट सिनारियो, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बात की जाएगी कभी कि नहीं? बिहार को विकास में पीछे ले जाने का श्रेय किसे जाता है? सारा राज्य, सारा देश आगे बढ़ रहा है और हम कहां चले गए थे? जातीय उन्माद फैलाकर लालू जी ने बिहार में जो नहीं, एक मिनट फैजल, अब मैं 30 सेकंड के कमेंट चाहूंगा सबसे। फैजल, वर्तमान मौजूदा हालात पर भी बात होगी। मुझे बोलने दीजिए संदीप जी, 1 मिनट का समय चाहूंगा। हाँ बोलिए। हाँ संदीप जी, ये जो बात कर रहे हैं, नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जंगल राज की जो बात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतनी सी बात है कि अगर गरीब, गुरबा और पिछड़ी जाति और दलित लोग अपने हक की आवाज उठाने लगे तो वो जंगल राज हो गया। उनका हो हल्ला या हंगामा अपने नहीं, अब इसको सोशल जस्टिस का जामा मत पहनाइए। जंगल राज तो था, सशक्तिकरण भी हुआ पर जंगल राज भी था।
एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो जातिवादी बात कर रहे हैं, इनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 90 की जो पहली मंत्रिमंडल थी लालू प्रसाद यादव की, उसमें 28 अगड़ी जाति के एमएलए जीत के आए थे, उसमें से 18 मंत्री बने थे, और 2 आदिवासी जीत के आए थे, वो दोनों मंत्री बने थे। 63 पिछड़े लोग जीत करके आए थे, उसमें से 31 मंत्री बने थे, और 12 मुस्लिम जीत करके आए थे। अब आप उसमें भी से हिस्ट्री 8 का मंत्री ज्ञान बने देने थे। लगे। जाहिर सी बात है कि लालू यादव ने सबको साथ लेके चला। ये जो अगड़ा पिछड़ा और जातिवाद का इल्जाम लगाते हैं, ये नैरेटिव इनको सूट करता है, इसलिए कि पॉलिटिकली ये लालू यादव को काउंटर नहीं कर सकते हैं, तो जो चीजें हैं उसको ये लोग नैरेट करते हैं और झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं। पूछिए ये सही है या गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं, आप भी हिस्ट्री में चले गए ना। राजीव रंजन, मुझे ये बताइए, जो सवाल मैंने अरविंद से भी पूछा, कितने, मतलब अब 3 साल में ग्रेजुएशन हो रही है, लोग वहीं पे नौकरी करना चाह रहे हैं, कोई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु का रुख नहीं कर रहा है बिहार का युवा। मैं नहीं जानता हूँ कि आप हरियाणा से हैं या नहीं संदीप जी, हाँ। लेकिन आप हरियाणा और पंजाब के किसानों से पूछ लीजिए, बिहार के किसान अब पहले जैसी संख्या में जा रहे हैं क्या वहाँ? हाँ। आपको जवाब मिल जाएगा। पलायन के आंकड़े पहले से कम हुए हैं, और पलायन आप केवल मजदूरों पर आ ध्यान गए, नहीं मैं हो रहा। युवाओं की बात कर रहा था जो पढ़े लिख कर जा रहे हैं। भाग रहे थे उद्योगपतियों का पलायन। अब पलायन इसलिए हो रहा था कि उनका अपहरण किया जाता था। उस समय में डॉक्टर्स, इंजीनियर सबके सब मारे जा रहे थे, या तो फिरौती के लिए अपहरण हो रहा। पूरा मध्य बिहार जातीय हिंसा में जल रहा था। सुकेश जी उस राज्य के हैं, और एक व्यक्ति का जीवित रहना और मारे जाने की आशंका में जिंदा रहना, क्या ये कितना त्रासद होता होगा जब माएं ये कहती होंगी कि ये शाम तक आ जाए, ईश्वर से मन्नतें मांगती। उस दौर से बिहार निकला है। आप उस दौर को नहीं जानते हैं बिहार से। बहुत मुश्किल स्थिति रही है। तो मतलब 15 साल में आपने ये कर दिया, पर बच्चे अभी भी बाहर जाना पड़ता है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। आपने दिहाड़ी मजदूरों की हरियाणा पंजाब में जा रहे हैं कि नहीं, लेबर बिहार से। मुझे ये बताइए, एपीएमसी हटाया आपने 2006 में, बिहार में अभी तो मक्के की खरीद हो रही है, 1850 रुपए का रेट है, कितने में खरीदी जा रही है? ईमानदारी से बताइए ना राजीव रंजन, ये प्रवासी तो ऐसे ही मक्का कितने में खरीदी जा रही है बताइए ना बिहार में? किसानों की आय का क्या हाल है? दुगनी हो गई। किसान तो देश में सबसे ज्यादा सुखी बिहार के हैं। अच्छा, सबसे सुखी किसान है। बिहार में किसान आत्महत्याएं नहीं करते हैं। बिहार में किसान बैंकों से कर्ज नहीं लेते हैं। बिहार को लेकर के जो पर्सपेक्टिव है वो जिम्मेवारी है। आपके कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वक्त की भी कमी है। अंशुल, बिहार का किसान आत्महत्या नहीं करता। खबरें ये आ रही हैं जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मक्का की पश्चिम बंगाल में, बिहार में इस वक्त खरीद हो रही है, 1850 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, 800-900 रुपए में किसान बेच रहे हैं उसे। बिल्कुल सही बात है। आपने खुद कहा, ये जब से ये एपीएम ये एक्ट जब 2002 में अलग किया गया, 2006 में प्राइवेटाइज हुई 2006 में, बिल्कुल सही बात है। 2006 में जब मंडियां प्राइवेट आ गई तो कार्टलाइजेशन कहां रुका? पहले कमीशन एजेंट्स करते थे, अब बाहर के लोग व्यापारी आके कार्टलाइजेशन वही कर रहे हैं, दाम तय कर रहे हैं। एमएसपी कहां पर वो दाम मिल पाया उनको हमेशा? या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कहां उसकी वो आगे बढ़ा? तो ये आप देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए आप, फार्मर्स डिस्ट्रेस बिहार में आजकल सबसे ज्यादा है। और मेरे पास हमेशा फोन आते हैं, मैं सासाराम से हूं, सासाराम में जो लैंड होल्डिंग्स है ना, वहां पर उसकी और वहां पर हरियाणा की और पंजाब की सासाराम की लैंड होल्डिंग्स में कुछ तुलना है, क्योंकि बड़ी बड़ी हैं। वहां से वो कहते हैं कि हमें कहाँ एमएसपी मिल रहा है 1 साल से, चावल ले लीजिए या गेहूं ले लीजिए, मक्का ले लीजिए। तो फार्मर्स डिस्ट्रेस तो रुका नहीं। देखिए, चर्चा का दायरा थोड़ा व्यापक हो गया सुकेश, लेकिन यहां पर घूम फिर कर बात वो जंगल राज, और बहुत बदल गया है बिहार, बहुत बदल गया है बिहार। अब मैं आखिरी कमेंट आपका चाहूंगा। नहीं, अंशुल बात कर रहे थे एमएसपी की। देश की में जो जितना उत्पादन होता है उसका 6% खरीदा जाता है, एमएसपी 6% पे मिलता है। तो उस पर तो एक लंबी चर्चा हो सकती है। राजीव रंजन फिजिकल प्रूडेंस की बात कर रहे थे, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे। सब बढ़ गया होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक दिन मैंने और पूछा था और आज आपने फिर से पूछा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमको अचीव करना था कर लिया हमने, स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में हमने अचीव कर लिया क्या?
इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में हमने अचीव कर लिया क्या? हमने कौन सी रोजगार बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज लगी? हमने रोजगार को कौन से बड़े ग्रुप्स आए हमने हैं रोजगार को इन्वेस्ट करने? सृजित किए हैं क्या? इसका सीधा जवाब उनके पास अभी भी नहीं होगा। अगर वो दिल से देना चाहेंगे तो उसका जवाब राजीव रंजन जी के पास नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है, वो कुछ बातें जो मैं कह रहा था कि लालू यादव हो चाहे नहीं, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मैं समअप करता हूं कि लालू यादव हो चाहे ना हो, लालू यादव की वो छाया रहती है। इन्होंने याद कराया कैसे अपहरण हो जाता था, नरसंहार होता था, और बिहार जो है वो उसके लिए बदनाम था। जंगल राज कोर्ट ने टिप्पणी में कहा था, तो ऐसा तो था बिहार। फिरौती रंगदारी अपने आप में सबसे बड़ा उद्योग हो गया था। इसको कोई नकार नहीं सकता। उसको आप उसका गाब नहीं दे सकते कि आपने वॉइसलेस को वॉइस दे दिया और उसी को जंगल राज कहा जाता है। ये सरलीकरण है, ये वहां की हकीकत थी। लेकिन उस हकीकत में 15 साल में जो बदलाव होना था, क्या हमने उसको अचीव किया है? इस पे आत्मचिंतन, आत्ममंथन की जरूरत है। लेकिन होगा यही, और हर चुनाव में होता है यही, कि आप दिखाते हो कि 15 साल या 10 साल हमने राज किया। 15 साल वाला जो लालू राज था ना, उससे कंपेयर कर लो। कोई चूंकि आपके पास ऑल्टरनेट सामने खड़ा नहीं है, और लालू जी ने भी चूंकि बैटन अपने घर में ही पकड़ा दिया है, इसलिए हमलावर हो जाता है सत्ता पक्ष। तो लालू प्रसाद यादव 30 साल में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन उनका साया, उनकी छाया रहेगी। जिक्र लालू प्रसाद यादव का ही होगा। मेजर नैरेटिव जेडीयू और बीजेपी यानी कि एनडीए की तरफ से लालू के इर्द गिर्द ही बुना जाएगा, यह भी तय है। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।